हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला पर। अभी हम जो श्रृंखला कर रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षाओं की पेपर हल कराए जा रहे हैं और मुझे उम्मीद होगी कि आप उनको देख रहे होंगे, आपको अच्छा लग रहा होगा। और यहाँ पर जो एक एक नंबर के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, कुछ बड़े क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं, ये बड़े ही कारगर सिद्ध होंगे। क्वेश्चन इनमें से रिपीट होंगे बिल्कुल। अच्छा, आज हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो कर रहे हैं हनुमानगढ़ जिले का जो अर्धवार्षिक पेपर हम करने के लिए जा रहे हैं। तो लीजिए हम शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि रुको और जाओ। पहला क्वेश्चन क्या है कि रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना किसने प्रतिपादित की थी। अब रुको और जाओ संकल्पना कौन सी है, तो ये रुको और जाओ के लिए अगर आप याद रखेंगे तो ये संकल्पना जो है इसी को हम नवनियतिवाद भी कहते हैं। इसी को हम नवनियतिवाद भी कहते हैं। इसी को ही हम नवनिश्चयवाद विचारधारा भी कहते हैं। नवनिश्चयवाद विचारधारा भी कहते हैं। और ये विचारधारा दी थी ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। किसने दी थी? ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। और उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने ये बताया था कि मनुष्य विकास जो कर रहा है उसे प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाकर काम करना चाहिए। यानी यहाँ पर प्रकृति और मनुष्य का सामंजस्य बताया गया था। विचारधारा ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। इन्होंने ट्रैफिक लाइट के सिद्धांत पे बताया कि जिस प्रकार लाइट पर आप जाते हैं, आप रेड पर रुकते हैं, आप ग्रीन पर चलते हैं, यानी वहां पर रुकते हैं, देखते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को अपने विकास की यात्रा में प्रकृति को साथ लेकर चलना चाहिए, रुकना चाहिए, देखना चाहिए। तो इसलिए ये विचारधारा जो थी इसको रुको और जाओ सिद्धांत कहा गया। और ये विचारधारा, अगर ये क्वेश्चन जैसे पिछले पेपर में आया था कि नवनियतिवाद विचारधारा का क्या महत्व है, तो इसका महत्व ये है कि यहां पर वर्तमान परिस्थितियों में मनुष्य को यह बताया गया है कि मनुष्य को प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाते हुए अपना विकास करना चाहिए। यानी यहां पर सतत पोषणीयता यानी सतत पोषणीय विकास की बात की गई है। ये क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं, तो इसका उत्तर होगा आपका ग्रिफिथ टेलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? विश्व जनसंख्या वितरण को, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपके पास में चाहे जनसंख्या वितरण आ जाए, जनसंख्या वितरण आ जाए, चाहे आपके पास में जनसंख्या घनत्व आ जाए, आप दोनों में एक ही आंसर ले सकते हैं। इसको प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक क्या होंगे? भौतिक कारक होंगे बेटा। एक तो भौतिक कारक कैसे? भाई जहां पर आपको पीने का पानी मिलेगा, वहां पर आप स्वच्छ जल मिलेगा, वहीं पर तो आप रहना पसंद करेंगे। तो पहला हो जाएगा इसमें जल। जहां पर उपजाऊ मृदा मिलेगी आपको, वहीं पर तो रहना पसंद करेंगे, तो मृदा हो जाएगी। जहां जलवायु आपके अनुकूल होगी, वहां पर रहना पसंद करेंगे, तो जलवायु हो जाएगी। और आप कभी पहाड़ों पर नहीं रहेंगे, मरुस्थल में नहीं रहेंगे, आप समतल धरातल पर रहेंगे, तो यहां पर भू आकृति भी आपके वितरण को प्रभावित करेगी। तो ये भौतिक कारक हो गए। दूसरा कारक आप इसमें लिख सकते हैं यहां पर, वो है आपके आर्थिक कारक। देखिए आर्थिक कारक क्या है? आर्थिक कारक में नगरीकरण आ जाएगा, नगरीकरण आ जाएगा, आपका औद्योगिकीकरण इसमें आ जाएगा। ठीक है, आपका खनिज है, अगर खनिज जैसे आप छोटा नागपुर के पठार की बात करें, वहां खनिज है, इस कारण वहां पर जनसंख्या निवास कर रही है। और अंतिम जो तीसरा जो है वो है सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। सामाजिक व सांस्कृतिक कारक, जिसके अंदर समान भाषा, समान वेशभूषा, समान जाति, वो जो लोग होते हैं वो अपने को आकर्षित करते हैं। शांति जहां रहती है, सामाजिक शांति रहती है, राजनीतिक शांति होती है, वहां पर लोग आकर्षित होते हैं। तो ये चीजें यहां पर आ जाएगी। तो आपके पास में उत्तर क्या बनेगा इसका कि आर्थिक कारक कौन सा है? मृदा नहीं है, क्योंकि ये भौतिक कारक है। जल की उपलब्धता नहीं है, ये भौतिक कारक है। अशांति सामाजिक सांस्कृतिक कारक है। तो इसका प्रश्न का उत्तर बनता है नगरीकरण। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने मानव विकास के किस उपागम को प्रस्तावित किया गया था? आय, कल्याण, आधारभूत और क्षमता। चारों के उत्तर देखने से पहले हम चारों उपागमों के बारे में जानना चाहेंगे कि उपागम है क्या। देखिए मानव विकास जो है, इसके उपागम का मतलब होता है टूल्स। उपागम का मतलब होता है टूल्स। टूल्स यानी उसके हथियार क्या क्या है? 4 है। पहला जो है, अगर हम बात करें, पहला उपागम है उसका है आय उपागम। क्या है? आय उपागम। आय उपागम यानी तो सबसे पुराना उपागम है। सबसे पहले मनुष्य यही देखता था, यानी विद्वान यही देखते थे, जिसके पास जितना पैसा होगा, जिस परिवार के पास, जिस देश के पास, वो उतना ही क्या होगा? विकसित होगा। चाहे उसके पास स्वास्थ्य नहीं हो, चाहे उसके पास शिक्षा नहीं हो। लेकिन ये सबसे पुराना उपागम है। लेकिन आज के वर्तमान में इसकी सार्थकता नहीं है ना। ये सबसे पुराना उपागम है। फिर अगला उपागम आता है, उसको बोलते हैं कल्याण उपागम।
क्योंकि यहां पर मनुष्य के कल्याण को नजरअंदाज किया गया, तो फिर कहा गया नहीं, आपको उसकी शिक्षा भी देखनी होगी, आपको स्वास्थ्य भी देखना होगा, आपको स्वास्थ्य के साथ में आपको उसके जैसे शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गई, आपको भोजन भी, यानी आपको सब पर आपको देखना होगा। तो ये इस उपागम में, कल्याण उपागम में ये कहा। फिर आपका तीसरा उपागम आता है, उसको बोलते हैं पर आधारभूत आवश्यकता उपागम। आधारभूत आवश्यकता उपागम, ये उपागम दिया था, वो दिया था ILO ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसको अगर हम यहां से लिखें, इसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इन्होंने 6 आधारभूत आवश्यकताएं बताई थी, ये तो पूरी करनी है। कौन कौन सी पूरी करनी है भैया? आपको भोजन तो देना ही होगा किसी को भी, भोजन के साथ में स्वच्छ जल भी देना होगा, पीने के लिए आपको जल भी देना होगा, आपको उनको आवास भी देना होगा, आपको शिक्षा भी देनी होगी, आपको स्वास्थ्य भी देना होगा, और आपको स्वच्छता सफाई भी देनी होगी। तो ये 6 इन्होंने आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताएं बताई थी ILO ने। जो चौथा जो है वो है आपके क्षमता उपागम, और क्षमता उपागम दिया था प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने। इन्होंने दिया था, अमर्त्य सेन ने दिया था। इन साहब ने बताया था कि मनुष्य में ऐसी क्षमता विकसित करो कि जैसे वो खुद अपने परिवार के, अपने समाज के काम में आए। तो इस प्रकार 4 उपागम आए थे, और यहां पर अगर हम इसको देखेंगे तो इसका आंसर आएगा आधारभूत आवश्यकता उपागम। अगला क्वेश्चन देखिए, फुटकर व्यापार में निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है? फुटकर व्यापार, देखिए अगर हम क्रियाकलापों की बात करें, प्राथमिक क्रियाकलाप आप जानते हैं जिसमें हम प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल का सीधा उपभोग करते हैं, द्वितीय में उसका रूप परिवर्तन करते हैं। तृतीयक के अंदर अगर आपने पढ़ा था, हमने बताया था आपको, तृतीयक क्रियाकलाप में यहां पर प्रत्यक्ष सेवाएं आती है, जिसमें सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, और एक विनिमय था, इसमें 3 थी, परिवहन, व्यापार और संचार। आपको बताया गया था कि तृतीयक व्यवसाय होता है उत्पादन प्लस विनिमय। उत्पादन किसका? सेवाओं का, और विनिमय किसका? परिवहन, व्यापार, संचार का। तो वो व्यापार अंतर्गत आता है। तो फुटकर व्यापार किसमें आएगा? आपके तृतीयक व्यवसाय में आएगा। अब फुटकर व्यापार क्या होता है, थोड़ा ये भी समझिए। आप यूं मानकर चलिए अभी आपको कोई चीज की आवश्यकता है तो आप पास की दुकान पर जाएंगे, तो आपका सीधा संबंध किससे हुआ? उपभोक्ता का सीधा संबंध किससे हुआ? उस दुकान वाले से हुआ, तो वो फुटकर व्यापार होगा। आपके गांव, आपके आसपास में कोई रेहड़ी वाला आता है, फेरी वाला आता है, तो फुटकर व्यापार के अंतर्गत आएगा। अगर कोई ऑनलाइन शॉपिंग अमेजन जो आ रही है, या आपके पास फ्लिपकार्ट आ रही है, वो फुटकर व्यापार में आएगा, जिसका सीधा संबंध उपभोक्ता से होता है। और उसका उल्टा थोक व्यापार क्या होता है? इनके पास बड़े भंडार गृह होते हैं जहां पर कई सामानों को रखते हैं, और फिर उन फुटकर व्यापार जो होते हैं वो उनसे सामान खरीदते हैं उधार, और फिर उसको बेचकर, आपको और हमको बेचकर, वहां पर उसको पैसा देते हैं। उनकी राशि पर, उनके पैसे पर वो अपना व्यापार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे कम जनसंख्या वाला देश है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर किसी को बेसिक नॉलेज है तो उसने पूरे पढ़े, 10 के 10 याद करें तो कर सकता है। मैक्सिको, नाइजीरिया, ब्राजील, इंडोनेशिया। तो आप देखेंगे जनसंख्या के, यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश, सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन कौन से होंगे? देखिए, पहले पर कौन है? चीन। पहले पर कौन है? चीन, जो आपके एशिया में है, एशिया के अंदर है। दूसरे पर कौन है? भारत, वो भी आपके एशिया में है। तीसरे पर कौन है? USA, जो नॉर्थ अमेरिका में है। चौथे पर कौन है आपके? चौथे पर आपके हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, जो कहां पर है? आपके एशिया में है। पांचवें पर कौन है? पांचवें पर है आपके ब्राजील। सिक्स्थ पर कौन है? सिक्स्थ पर है आपके पाकिस्तान। ठीक है, सेवंथ पर कौन है? सेवंथ पर आपके आएगा, ये पाकिस्तान आएगा। सेवंथ पर है नाइजीरिया। नाइजीरिया। 8th पर कौन है? 8th पर है बांग्लादेश। बांग्लादेश। 9th पर कौन है? रूस। और 10 पर कौन है? मैक्सिको। कौन है? मैक्सिको। ठीक है, एक बात बताओ बेटा, मैं आपको ये भी जब नाम बोल रहा हूं तो मैं नक्शे के अंदर इनकी स्थितियां देख रहा हूं। आप इनको रटे ना। आप चीन देखें तो आप चीन के पास जाएं,
भारत के पास जाएं, यूएसए के पास जाएं, इंडोनेशिया कहां पर है, ब्राजील कहां पर है, पाकिस्तान कहां पर है, नाइजीरिया कहां पर है, इस तरीके से अगर याद करेंगे तो अच्छा होगा। रटने से याद नहीं होगा, भूगोल में रटने का तो काम ही नहीं है। तो सबसे अंत में कौन आ रहा है? मैक्सिको आ रहा है, और आपने यहां देखा था मैक्सिको ही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्य डेयरी कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र है? वाणिज्य डेयरी कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो देखिए, पहली बात तो आप ये देखेंगे वाणिज्य डेयरी कृषि क्या होती है। देखिए, वाणिज्य डेयरी कृषि एक विकसित क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि है, ठंडे क्षेत्र। देखिए, वाणिज्य डेयरी कृषि विकसित क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि है, ठंडे क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि है। इसमें पशुओं के प्रजनन पर, उनके स्वास्थ्य पर वैज्ञानिक विधियों से ध्यान दिया जाता है, और जो उनसे जो प्राप्त उत्पाद होता है, जो डेयरी उत्पाद होता है, उसको शीघ्र से आप पास के नगरों के बाजारों में बेच दिया जाता है। यानी ये कृषि कहां की जाती है? नगरों के पास में की जाती है। यहां पर 3 क्षेत्र जो है, सबसे मेन क्षेत्र है वो है उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय देश, फिर दूसरा है आपका कनाडा और यूएसए, जो आपका जो उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट है, कनाडा व यूएसए, और तीसरे पर जो आपके आता है वो आपका आता है ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड। तो यहां पर जो आंसर आएगा आपके पास, वो आंसर क्या होगा? कौन सी वाणिज्य डेयरी कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो आप देखेंगे यहां पर आंसर होगा उत्तरी पश्चिमी यूरोप देश, उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय देश का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? और सबसे कम जनसंख्या घनत्व हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम। तो सीधा सा आंसर है अरुणाचल प्रदेश का 17 है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। देखो बेटा, जनसंख्या घनत्व क्या होता है आप बार बार कर चुके हैं, लेकिन यहां पर एक बार देख लीजिए जनसंख्या घनत्व क्या होता है। समझिए, लिखना बाद में समझिए आप कि ये मान लीजिए कोई क्षेत्र है, किसी भी, ये कोई देश है, किसी भी क्षेत्र के अंदर, देश के अंदर कोई भी भाग की बात करें, इस भाग के संसाधनों की, यहाँ के जो संसाधन होते हैं, इनकी एक सीमित पोषण क्षमता होती है। पोषण यानी पालने की क्षमता होती है। एक परिवार होता है, एक पिता होता है, वो बच्चों को पालता है, तो वैसे जमीन की भी सीमित क्षमता होती है। अब सरकार को योजनाएं बनानी है, अब योजनाएं बनाए तो पता तो हो कि कितनी क्षमता है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि उस क्षेत्र की जनसंख्या और धरातल का अनुपात निकाल लेते हैं। जनसंख्या और धरातल का अनुपात निकाल लेते हैं, उसे ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। परिभाषा क्या बनती है? एक किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र के संसाधनों की एक सीमित पोषण क्षमता होती है, उसे ज्ञात करने के लिए वहां की जनसंख्या, उस क्षेत्र की जनसंख्या और धरातल का अनुपात निकाला जाता है, उसे ही हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। हम तो ये कहते हैं कि जनसंख्या धरातल का अनुपात जनसंख्या घनत्व, ये तो सामान्य से परिभाषा हो गई, ये एक बेसिक चीज हो गई, ठीक है। और फिर इसमें कई तरीके से पोषण घनत्व है, वो आपने पढ़े होंगे। 382 भारत का जनसंख्या घनत्व है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर लगेगी इकाई इसमें। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है, 1106 है, और सबसे कम 17 अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। आगे देखें, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ, अब देखें इसमें अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? प्रदूषित नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, सतलुज, यमुना, गोदावरी। दिमाग में अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो भी आपके दिमाग में रहना चाहिए कि ऐसी नदी होगी जहां पर जो किसी नगर, ऐसे मतलब जहां पर औद्योगिक इकाइयां होगी, बसे यानी बड़े बसे जो क्षेत्र होंगे, ज्यादा बसे हुए क्षेत्र होंगे, उसके पास से निकलेगी, जब बसाव क्षेत्र ज्यादा होगा, तो यमुना नदी निकल रही है। और यमुना नदी के लिए आप यूं समझिए कि इसके बारे में बताया किसने? इसके बारे में जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है, उसने बताया है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया है। और उन्होंने बताया है कि यमुना जो नदी है वो दिल्ली से इटावा के मध्य, दिल्ली से इटावा यूपी के मध्य देश की सबसे सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया यमुना नदी। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब प्रारंभ हुई? 38, 1900, 1948, 1958, 1968। ये दो कंफ्यूजन करते हैं कि इंदिरा गांधी नहर कब परियोजना कब प्रारंभ हुई थी। इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझें। देखिए, इंदिरा गांधी जो नहर है, इंदिरा गांधी नहर, इसका नाम इंदिरा गांधी कभी था नहीं पहले तो। इस नहर को, पहली बात तो इसके जनक कौन है? इसके जनक है कंवर सेन। कौन है? कंवर सेन है। ये कहां के हैं? ये बीकानेर के इंजीनियर थे, बीकानेर के इंजीनियर थे। अच्छा, इन्होंने क्या किया? 1948 में पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता।
बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता। वहां पर सबसे पहले इस नहर की बात करी। उन्होंने लिखा कि उनको इसकी प्रेरणा कहां से मिली है, गंग नहर से मिली है, जो महाराज गंगा सिंह ने निकाली थी। गंग नहर से यहां से प्रेरणा मिली है। और इस नहर को जब इन्होंने बताया 31 मार्च 1958, 10 साल के बाद में इस नहर का उद्घाटन हुआ, जो उस वक्त के गृह मंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत ने किया था, जो उस वक्त के गृह मंत्री थे। 1961 के अंदर इस नहर से पानी छोड़ा गया, जो डॉक्टर राधा कृष्णन ने छोड़ा था। अच्छा, ये नहर निकली कहां से है? ये नहर निकली है सतलज और जो व्यास नदी के संगम है वहां से, हरि के बैराज से निकली है, पंजाब में से। हरि के बैराज पंजाब में से ये नहर निकली है और ये राजस्थान में हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है मसीतावाली से। इस नहर का नाम इंदिरा गांधी कब पड़ा? इसका पहले नाम क्या था? राजस्थान नहर था और 2 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर पड़ता है। इतनी चीजें हैं, काफी क्वेश्चन निकल गए। देखिए आप क्वेश्चन कितने हैं। आप इंदिरा गांधी नहर, इसके जनक कौन है, और ये इन्होंने किस पुस्तक में बताया, इस प्रेरणा कहां से मिली, गंग नहर से मिली, उद्घाटन कब हुआ, ये सब चीजें हैं। कई क्वेश्चन बन गए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके पास 1958। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सी नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? तो ये मालूम होना चाहिए कि पहले अटलांटिक महासागर कहां है, प्रशांत महासागर कहां है। हाँ, तो देखिए आप यहां पर देखेंगे कि ये हमारा प्रशांत महासागर का भाग है, उत्तरी और मध्य, उत्तरी और दक्षिणी। जो भूमध्य रेखा से ऊपर उत्तर, वो नीचे है दक्षिण। यहां पर और यहां पे प्रशांत महासागर है। 2 जगह क्यों है? क्योंकि पृथ्वी गोल है, अध्ययन के हिसाब से इसको चपटा किया गया है मानचित्र पर, इसलिए 2 भागों में बटी हुई है, बीच में से काटा गया है। पृथ्वी को नहीं काटा गया है, अध्ययन के हिसाब से ग्लोब को काटा गया है। ठीक है, ये आपका अटलांटिक महासागर है, या आपका या आपका हिंद महासागर है, या आपका आर्कटिक महासागर है, और यहां पर दक्षिणी ध्रुवीय महासागर है। अच्छा, अब देखिए होता क्या है कि ये जो आपका अमेरिका है, अमेरिका का ये पूर्वी तटीय क्षेत्र है, ये पश्चिमी तटीय क्षेत्र है। यहां पर अगर भारी सामान को जहाज के द्वारा लेकर जाना था तो इनको पूरे दक्षिण अमेरिका का चक्कर लगा के यहां आना पड़ता था, तो समस्या थी। तो यहाँ के इंजीनियर्स थे और जो यहाँ के हम यूं कहें कि यहाँ की जो सेना थी, उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं यहां से एक मार्ग निकाला जाए। तो यहां से 2 नगर थे, 2 नगर जो है उनको, या 2 देश जो थे, एक था पनामा और एक था कोलोन। उनसे 8 किलोमीटर की जमीन ली अमेरिका ने और यहां पर एक नहर निकाली, उसको ही पनामा नहर कहा गया। ठीक है, और 1914 में बनाई थी नहर और 85 साल के बाद में इसको पनामा देश को सौंप दिया गया, है ना। इसके बाद में इतना बड़ा जो चक्कर बच गया। इस नहर के पास में यहां पर 3 लॉक्स बनाए गए हैं। लॉक्स क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि यहां, और ये नहर किसको जोड़ती है? ये नहर आपके जो पश्चिम में आपके प्रशांत महासागर को पूर्व में अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ये सीधा सा प्रश्न है। 3 लॉक्स बनाए गए। लॉक्स क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि बीच में स्थल भाग है, यहां पानी है, तो पानी का भाग ऊपर उठता है और जहाज उसके लेवल में आता है, तब जहाज उस पर आता है, फिर उस स्थल भाग में प्रवेश करता है, फिर प्रशांत महासागर में। तो जो आपके अटलांटिक महासागर में जो लोक है, अटलांटिक महासागर में जो लोक है उसका नाम क्या है? अटलांटिक महासागर में जो लोक है उसका नाम है गाटून लोक्स। जो आपके पनामा में जो लोक्स है उसका नाम है पेड्रोमिक्स। क्या नाम है? पेड्रोमिक्स लोक्स। और जो आपके प्रशांत में जो लोक है, प्रशांत महासागर में लोक है, उसका नाम है मीरा लोक्स। लोक्स क्या है? पानी से जो उसका आप इसको देखेंगे तो पानी का तल ऊपर उठता है, फिर वो स्थल भाग पर आते हैं, फिर वहां से पानी की वहां से जाके फिर वो प्रशांत महासागर में प्रवेश करते हैं। 3 लोक्स बनाए गए हैं। ठीक है, अब यहां पर इसको आप देखेंगे, हाँ, यहां पर इसका उत्तर हो गया पनामा। ओके, भारत की अधिकतर उत्तम किस्म की कॉफी कौन सा उत्पादन करता है? 3 कॉफी है, अरेबिका, रोबस्टिका और लिब्रिका, और सबसे उत्तम किस्म की कॉफी का जो करता है वो अरेबिका। कौन सा करता है? अरेबिका। भारत में वायु पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में वायु पर्यटन की शुरुआत कब हुई? वायु पर्यटन की शुरुआत जो होती है वो 1911 में होती है, 1911 में होती है, और वो चलती है इलाहाबाद से नैनी, उत्तराखंड में तक की दूरी तय करती है। 10 किलोमीटर की दूरी होती है, तय करती है। पहली बार 1911 में होती है। यहां पर एयर इंडिया जो काम कर रही थी वो एक एयर इंडिया थी, इंडियन एयरलाइंस थी। एयर इंडिया घरेलू उड़ान के लिए उड़ान को देखती थी, और इंडियन एयरलाइंस जो देखती थी वो विदेशी उड़ान को देखती थी। लेकिन 1953 में वायुयान का राष्ट्रीयकरण कर दिया था और दोनों को मिला के एयर इंडिया बना दिया गया।
ठीक है। कोलकाता पतन किस नदी पर अवस्थित है? कोलकाता पतन, यहां पर मैं बताना चाहूंगा आपको कि कोलकाता पतन की बात करें तो कोलकाता पतन यहां पर है और यहां से एक नदी के द्वारा वो जुड़ा हुआ है, वो नदी है हुगली। यहां मैंने चित्र क्यों बनाया, इसको समझाने के लिए बताया कि पतन दो होते हैं अवस्थिति के आधार पे। ये एक अंतर्देशीय पतन है क्योंकि ये समुद्र जो होता है उससे अंदर की ओर है और नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको अंतर्देशीय पतन भी कहते हैं। तो उत्तर उसका होगा हुगली नदी। ठीक है, हुगली नदी द्वारा जुड़ा हुआ है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, मानव का प्राकृतिकरण क्या है? मानव का प्राकृतिकरण क्या है, इसको आप यूं समझेंगे कि प्राचीन काल में जब मनुष्य अपनी आधारभूत सुविधा जैसे मान लीजिए वस्त्र है, भोजन है, आवास है, उसके लिए प्रकृति पर निर्भर था, अर्थात मनुष्य प्रकृति का दास था, उसी को ही मानव का प्राकृतिकरण कहा गया है। और इस विचारधारा, इस यहां पर नियतिवाद विचारधारा की झलक मिलती है। ठीक है, तो यहां पर नियतिवाद विचारधारा की झलक मिलती है। मनुष्य प्रकृति का दास था, आधारभूत सुविधाओं के लिए इस पर निर्भर था। मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है? किस विद्वान की देन है? मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है? तो देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार आ गया, ये चिक चिक कर कह रहा है क्वेश्चन कि भाई मैं आऊंगा, बार बार आ रहा है, तो हमको भी इसको सीरियसली लेना चाहिए। मानव विकास में क्या क्या पढ़ रहे हैं हम? देखिए मानव विकास मैंने बताया, जब आयु उपागम की बात की थी और वहां पर बताया था कि आयु उपागम में बताया गया कि जो ज्यादा पैसे कमाता है, यानी आयु को देखा गया, वही विकास में है। लेकिन बाद में से कहा ऐसा नहीं है। और यहां पर एक प्रोफेसर साहब आते हैं, डॉक्टर महबूब उल हक, ये साहब क्या कहते हैं, जो पाकिस्तान के हैं और अर्थशास्त्री हैं, ये साहब कहते हैं कि नहीं भैया, जो मानव विकास है वो क्या है, विकल्पों में वृद्धि करना, यानी अवसरों में जो वृद्धि करना, वही मानव विकास है। ठीक है, और इन्होंने ये कहा कि जो विकास है वो एक गतिक प्रक्रिया है, स्थितिक प्रक्रिया नहीं है। और विकास का सबसे उद्देश्य यह है कि सार्थक जीवन जीना है। और सार्थक जीवन क्या होता है, एक हम स्वस्थ जीवन जिए, हमको शिक्षा प्राप्त हो, है ना, हम एक योग्यता विकसित हो, वही सार्थक जीवन है ना। एक अच्छा जीवन जीना ही एक सार्थक जीवन के अंतर्गत आता है। तो इन्होंने अवधारणा दी और इसी अवधारणा पर यूएनडीपी है, वो 1990 से प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट जारी करती है, जिसमें नॉर्वे पहले नंबर पर आता है और 2020 की रिपोर्ट के आधार पर भारत का 131वां स्थान है। ठीक है, ये चीजें हो गई इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए आप, इसमें यहां पर आ गया मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान ने दी थी। अच्छा, अब सीधा ये नहीं लिखना है, अब मैंने इतनी चीजें लिख दी, मैं 1 मिनट और लूंगा। आपने लिख दिया डॉक्टर महबूब उल हक, डॉक्टर महबूब उल हक, ये 1 नंबर आधे नंबर का प्रश्न है, मिल जाएगा आपको। नहीं, लेकिन आपको उसको प्रभावित करना है। आप क्या लिखेंगे कि पाकिस्तान के अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास की अवधारणा दी, जिसमें उन्होंने विकल्पों की वृद्धि को ही मानव विकास कहा है। बस आप ये लाइन लिख देंगे तो वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएगा। तो जहां पर आपको आधा एक लाइन, ज्यादा नहीं लिखना, आधा एक लाइन लिखनी पड़े, वहां पर आप लिखिए, ये ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या वृद्धि के कितने घटक होते हैं? जनसंख्या वृद्धि के कितने घटक होते हैं? देखिए जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, जनसंख्या वृद्धि किसी निश्चित क्षेत्र में, है ना, किसी क्षेत्र में निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। ये बात कर चुके हैं। और जनसंख्या वृद्धि 3 घटकों पर निर्भर करती है। किसी भी क्षेत्र में अगर जनसंख्या बढ़ेगी, आपके गांव में कोई जनसंख्या बढ़ेगी, तो तभी तो बढ़ेगी जब वहां पर कुछ लोगों का जन्म होगा, तभी तो जनसंख्या में परिवर्तन होगा जब वहां पर कुछ लोगों की मृत्यु होगी। या एक फैक्टर और काम करता है, ये तो प्राकृतिक रूप से हो गया, ये तो प्राकृतिक रूप से हो गया, लेकिन ये एक फैक्टर और काम करता है, प्रवास। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग जाएंगे वहां से। तो जनसंख्या वृद्धि 3 घटकों पर निर्भर करती है। लेकिन यहां से क्वेश्चन और बन गया, अगर आपसे पूछे कि प्राकृतिक वृद्धि दर कितने घटकों पर निर्भर करती है, वो तो जन्म मृत्यु पर करती है। और आपसे पूछे कि वास्तविक वृद्धि दर, या तो आपसे पूछे जनसंख्या वृद्धि दर किस पर निर्भर करती है, आपसे पूछे वास्तविक वृद्धि दर, या एक शब्द और आ सकता है अभिप्रेरित वृद्धि दर, कितने घटकों पर निर्भर करती है, तो उसमें जन्म भी आएगा, मृत्यु भी आएगा, प्रवास भी आएगा। यानी वास्तविक वृद्धि दर, अभिप्रेरित वृद्धि दर और जनसंख्या वृद्धि दर, वो 3 घटकों पर निर्भर करती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। वायु प्रदूषण के मुख्य कारण कौन कौन से हैं? वायु प्रदूषण आधे नंबर का एक क्वेश्चन है, चौथा नंबर के 2 कारण है। तो पहला कारण क्या है कि वायु प्रदूषण के एक तो कारण होगा प्राकृतिक स्रोत,
प्राकृतिक स्रोत में ज्वालामुखी राख है, धूल है, कण है, ये आ जाएगा। दूसरा होगा कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत में आएगा मानव जनित कारक, जिसमें कल कारखानों से निकला हुआ धुआं है, आपके पास में या यातायात से निकला, जो यातायात के साधन उनसे निकला हुआ धुआं है, या फिर आप करेंगे सैटेलाइट है या उपग्रह है जो उनसे निकला हुआ धुआं है, वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आधे नंबर के आ गए। संभववाद से आप क्या समझते हैं? देखिए, आप यूं समझिए कि पहली विचारधारा थी नियतिवाद, बेटा इसको समझना आप। फिर एक आती है संभववाद और फिर आती है आपकी नवनियतिवाद। नवनियतिवाद, हम नवनियतिवाद की बात कर चुके हैं। नियतिवाद विचारधारा क्या थी? उससे मनुष्य प्रकृति का दास था। भाई प्राकृतिकरण की बात करी, जो मनुष्य प्रकृति का दास है, मैंने मान लिया मैं प्रकृति का दास हूं, तो मैं कुछ विकास ही नहीं कर रहा हूं। तो भूगोलवेत्ताओं ने देखा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा बताना चाहिए कि मनुष्य के अंदर उसको बल याद आए। जैसे हनुमान जी को उनका बल याद कराना पड़ा था ना, वैसे भूगोलवेत्ताओं ने बल याद कराया। उन्होंने कहा कि नहीं, मनुष्य के पास में असंख्य संभावनाएं बिखरी पड़ी है, मनुष्य जो चाहे जिसका उपयोग कर सकता है। तो यहां पर इसकी जरूरत पड़ी है, तब आई है, ऐसे नहीं आई है। ये जरूरत आई है मनुष्य को उसकी योग्यताओं को ध्यान करने के लिए, योग्यताओं के बारे में बताने के लिए। तो ये विचारधारा दी है विडाल डी ब्लास ने, विडाल डी ला ब्लास ने दी है। ये फ्रांस के थे, इसलिए इस विचारधारा को फ्रांसीसी विचारधारा भी कहते हैं। ये शब्द जो दिया था संभववाद, वो फैब्रे ने दिया था। और इस विचारधारा के अंदर मनुष्य को ज्यादा मजबूत बताया गया है, यानी मनुष्य को प्रमुख बताया गया है और प्रकृति को गौण बताया गया है। ठीक है, और अब ये आप बोलेंगे सर ये विचारधारा क्यों आ गई? अरे भाई इसलिए आ गई कि मनुष्य पागल हो गया था, अंधा हो गया था, विकास के दौर में प्रकृति को नष्ट करने लग गया था, तब ये विचारधारा आ गई। गिलफर्ड टेलर साहब ने कहा कि नहीं भैया, दोनों के मध्य सामंजस्य बनाओ, हाँ, नहीं तो प्रकृति नष्ट हो जाएगी, प्रकृति बदला लेगी। तो इस संभववाद विचारधारा क्या है? सीधी सी ये है, इसमें मनुष्य को प्रमुख बताया है, प्रकृति को गौण बताया गया है। विडाल डी ब्लास साहब ने दी थी, फ्रांसीसी विचारधारा है, शब्द दिया था फैब्रे ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, जनसंख्या नियंत्रण के कोई 2 उपाय लिखिए। दिख रहा होगा आपको, कहां गया? हाँ, ये आ गया। जनसंख्या नियंत्रण के कोई 2 उपाय लिखिए। 2 उपाय के कई उपाय लिख सकते हैं। पहला उपाय हम इसमें कर सकते हैं परिवार नियोजन कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम। दूसरा आप कर सकते हैं देरी से विवाह। फिर कर सकते हैं आप स्त्री शिक्षा। फिर कर सकते हैं आप जागरूकता, जो भी जागरूकता में आप लिख सकते हैं, जो नुक्कड़ नाटक होते हैं वो अभियान हो सकते हैं। फिर आप कर सकते हैं सरकारी नौकरी में 2 संतान की बाध्यता, ये आप काफी कारण लिख सकते हैं। अगला है भूमध्य सागरीय कृषि के बारे में आप क्या जानते हैं? भूमध्य सागरीय कृषि के बारे में आप क्या जानते हैं? तो देखिए, भूमध्य सागरीय कृषि के बारे में हम नक्शे के माध्यम से देखेंगे। देखिए, भूमध्य सागर कहां पर है? भूमध्य सागर यहां पर है आपके, और भूमध्य सागरीय आप लिखेंगे कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र क्या है कि उत्तरी अफ्रीका का ट्यूनीशिया, दक्षिण यूरोप, अटलांटिक तट तक विस्तृत है। ये दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्य चिली और दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तक भूमध्य सागरीय जो कृषि की जाती है। यहां पर शीतकाल में वर्षा होती है और खट्टे फलों की कृषि की जाती है। ये बार बार क्वेश्चन आ गया। और इसमें अंगूर है, अंजीर है और जैतून की कृषि की जाती है। ठीक है, आगे आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखें। हाँ, अगला क्वेश्चन, अवस्थिति के आधार पर पतनों के प्रकार लिखिए। अवस्थिति के आधार पर, अभी कोलकाता की बात की थी, तो अवस्थिति के आधार पर पतन कितने होते हैं? अवस्थिति के आधार पर, माफ कीजिएगा, हाँ, तो अवस्थिति के आधार पर पतन कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला होता है अंतर्देशीय पतन, अंतर्देशीय पतन, और दूसरा होता है आपका बाह्य पतन। अंतर्देशीय पतन क्या होते हैं? इसको यूं समझिए, नक्शे से समझ लीजिए। जैसे भी कलकत्ता की बात की, ये अंतर्देशीय पतन होते हैं, समुद्र से अंदर की ओर होते हैं, स्थल भाग की ओर होते हैं, और जो किसी नहर या नदी के द्वारा समुद्र से जुड़े हुए होते हैं। क्या होते हैं? ये मुख्य समुद्र भाग से अंदर की ओर होते हैं, किसी नदी या नहर के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। और इसमें जो आप उत्तर लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे, वो है कोलकाता पतन, जो हुगली नदी के द्वारा है। उसके अलावा आप लिखेंगे मैनचेस्टर, ये भी अंतर्देशीय पतन है, वो भी एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है। एक आप लिख देंगे मैनहीम और डुइसबर्ग पतन, डुइसबर्ग पतन, ये क्या जर्मनी का है और ये राइन नदी के द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, बाह्य पतन क्या होते हैं? जो
किसी मुख्य बंदरगाह से बाहर की ओर होते हैं, समुद्र के बाहर की ओर। और चूंकि जब बड़े जहाज अंदर जा नहीं पाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये बाह्य पतन क्या करते हैं, छोटे छोटे जहाजों के द्वारा सामानों को या जो भी माल होता है उसको पैतृक पतन तक पहुंचाते हैं। ये बाहर की ओर होते हैं, तभी बाह्य पतन है। और ये कहां पर है, ये एथेंस यूनान में पतन है, इसका नाम है पिरेइस। क्या नाम है, पिरेइस पतन। ये क्या है, बाह्य पतन। ठीक है, अब देखिए और क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे कि हाँ, गैरिसन नगर क्या होते हैं, उदाहरण सहित बताएं। देखिए गैरिसन नगर क्या होते हैं, गैरिसन नगर मुख्यतः ब्रिटिश काल के टाइम इसको विकसित किया गया था। ये रक्षा के उद्देश्य से बनाए गए थे। वर्तमान में ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा होते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नगर बनाए गए हैं। इन नगरों के अंदर क्या होता है कि एक तरीके से नौसेना, जल सेना, आपकी नौसेना है, सॉरी वायुसेना है, थल सेना है, उनकी किलेबंदी होती है। रक्षा के उपकरणों को यहाँ पर रखा जाता है। तो मुख्यतः राष्ट्रीय सुरक्षा के केंद्र होते हैं। और इनमें अगर इनके उदाहरण दें तो आप अंबाला दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, अंबाला। अंबाला कहां पर है, हरियाणा में है। आप जालंधर दे सकते हैं, जालंधर कहां पर है, आपके पंजाब में है। आप महू दे सकते हैं, महू कहां पर, आपके मध्य प्रदेश में। और भी कई नगर है, नसीराबाद है, नीमच है, जो इसके अंदर अपने आ जाएंगे। अच्छा, आगे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किन महानगरों को जोड़ती है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है वो देश के चार महानगर कौन से, दिल्ली, इधर से आपका मुंबई, इधर से आपका चेन्नई और इधर से आपका कोलकाता, है ना, कोलकाता। इन चार महानगरों को जोड़ने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक योजना है, जिसको स्वर्णिम, जो चार है इसको स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहते हैं। इस योजना को 2001 में शुरू किया गया था, 2012 में बनकर तैयार हो गई। और ये कुल आपके 5000 किलोमीटर के करीब इसकी लंबाई है टोटल, है ना। अच्छा ठीक है, तो आप समझ गए, चार महानगर है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। आगे क्वेश्चन देखिए आप, सर विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य कौन कौन से हैं। विश्व व्यापार संगठन, ये भी बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहां पर हम थोड़ा सा चर्चा कर ले इसको, कि इसको हम WTO कहते हैं। WTO का मतलब होता है विश्व व्यापार संगठन होता है, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में होता है। थोड़ी आगे की परिचर्चा कर लें, 1948 की अगर बात करें तो वहां पर क्या थे कि देश जो थे, सदस्य देश थे, इन्होंने सोचा कि अगर हमको व्यापार को आसान बनाना है, करों को आसान करना है, तो इन्होंने समझौता किया। और समझौते का नाम था GATT, GATT, यानी जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। टैरिफ होता है प्रशुल्क, यानी प्रशुल्क व्यापार सामान्य समझौता। ये समझौता था 1995 के अंदर, इसको WTO बना दिया गया और WTO का मुख्यालय जिनेवा के अंदर है। इसके कार्य सुनिए आप। पहला कार्य तो यह है कि जो सदस्य राष्ट्र हैं उनके लिए जो आयात कर हैं या निर्यात कर हैं, उन व्यापारिक जो कर हैं उनको निर्धारित करके व्यापारिक जो व्यापार है उसको क्या करना है, सरल बनाना है। यानी व्यापारिक करों को निर्धारित करना है, यानी व्यापारिक नियमों को बनाना है। आप यूं मान लीजिए, व्यापारिक नियमों को बनाना है किनको लिए, सदस्य राष्ट्रों के लिए। दूसरा जो है कि सदस्य जो राष्ट्र हैं उनके अगर मध्य को विवाद हो जाए तो उस विवाद का निपटारा करना है। तीसरा यह है कि जो सदस्य राष्ट्र हैं उनको एक मंच प्रदान करना है कि अगर कोई बात हो तो इस मंच पर आप रख सकते हैं व्यापार संबंधी। अगला एक काम यह है कि जो विश्व के संसाधन हैं उनका अनुकूलतम उपयोग करना है। विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना है, ये WTO के कार्य हैं। पांचवा जो है वो ये है कि जो आर्थिक नीति बनाते हुए, विश्व की आर्थिक नीति बनाते हुए आप क्या करेंगे, वर्ल्ड बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से ये क्या करेंगे, सलाह लेते हैं। मुद्रा कोष से सलाह लेना, ये दोनों से सलाह लेना है। और जो अंतिम छठवां है वो क्या है, कि दूरसंचार है या बैंकिंग है या बौद्धिक क्षमता वाले भी कार्य करने हैं। तो WTO के ये 6 कार्य हो जाएंगे। इसमें आ जाएंगे आपके दूरसंचार, बैंकिंग व बौद्धिक क्षमता वाले कार्य भी करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। भू निम्नीकरण को कम करने के कोई 2 उपाय समझाएं। 2 उपाय पूछ रहा है। पहली बात तो भू निम्नीकरण कैसे होता है, हम यूं समझे कि जमीन पर यानी भूमि पर, मैंने बताया था पोषण क्षमता की एक जो होती है वो एक सीमित होती है। तो भूमि पर जनसंख्या के अधिक दबाव के कारण भूमि का गहनतम उपयोग करा जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, मृदा कई समस्या आ रही है। मृदा लवणता, क्षारीयता, भूमि का बंजर होना,
ठीक है ना, भूमि का बंजर होना, वनो उन्मूलन, ये जो समस्या आ रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, भूमि निम्नीकरण करते हैं, निम्नीकरण कहते हैं। और इसके उपाय क्या है? उपाय है पहला तो कि वनारोपण, यानी वन लगाना, वनोरोपण। दूसरा क्या है कि चारागाह, जो चारागाह है उसके लिए भी क्या करना है आपको, जो चारागाह है हमारे वो भी क्या हो गए हैं, उसके लिए भी एक योजना बनाना है। ठीक है। तीसरा आपका है कि अति पशुचारण पर नियंत्रण, अति पशुचारण पर नियंत्रण करना। कई कारण लिख सकते हैं आप, दो पूछे आप कई भी कर सकते हैं, वनोरोपण कर सकते हैं, चारागाह जो योजना, चारागाह योजना मतलब चारागाह कितने चारागाह होने चाहिए उसके संबंधी एक नियम बनाना है, अति पशुचारण नियंत्रण हो गया। या फिर हम इसमें कह सकते हैं इनके कारण क्या होगा कि मृदा जल का प्रदूषण रुकेगा। आप इसमें कह सकते हैं कि जो मरुस्थल है उसके पास में, मरुस्थल के पास में वनों की एक श्रृंखला लगानी है, पेड़ों की क्या लगानी है, एक श्रृंखला लगा सकते हैं आप क्या कर सकते हैं, जैविक खेती कर सकते हैं, जैविक खेती कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं, वैज्ञानिक खेती कर सकते हैं। इन सब चीजों से क्या करेंगे आप, भूमि निम्नीकरण को कम कर सकते हैं। ठीक है, कई कारण है, कई लिख सकते हैं आप इसमें। अगला, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप में मुख्यतः क्या अंतर है? देखिए आप, तृतीयक क्रियाकलाप, चतुर्थक क्रियाकलाप। देखिए पहली बात तो तृतीयक क्रियाकलाप और चतुर्थक क्रियाकलाप दोनों ही क्या है, सेवा सेक्टर के व्यवसाय है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन यहां पर क्या की जाती है, प्रत्यक्ष सेवाएं शामिल की जाती है, प्रत्यक्ष सेवाएं शामिल की जाती है। जबकि यहां पर कौन सी सेवा शामिल होती है, अप्रत्यक्ष सेवा शामिल होती है। मैंने बताया था कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप किसी नल वाले को बुला रहे हैं ठीक करने के लिए, उसने आया, उसने नल ठीक किया, आपने पैसा दे दिया, बदले में उसकी मजदूरी, उसकी पारिश्रमिक दे देंगे, तो ये एक सेवा को उत्पादन कर रहे हैं, है ना। तो जबकि यहां पर क्या होता है, उससे सीधा संबंध नहीं होता है। आप अस्पताल में गए, आप इलाज कराने गए, लेकिन आपको पहले अस्पताल के बाबू से मिलना होगा। अगर आप नहीं मिलेंगे तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, तो उनसे अप्रत्यक्ष संबंध होता है आपका, है ना, उपभोक्ता का। इस कारण इसको चतुर्थक सेवाओं में शामिल करते हैं। यहां पर उपभोक्ता का सीधा संबंध होता है, उपभोक्ता का सीधा संबंध होता है, यहां पर सीधा संबंध होता है, जबकि इसमें उपभोक्ता का सीधा संबंध नहीं होता है। उपभोक्ता का सीधा संबंध नहीं होता है ना। तीसरा आप इसमें क्या कर सकते हैं, प्रत्यक्ष सेवाओं के अंदर, अगला इसमें देखिए यहां पर क्या होता है, तृतीयक व्यापार जो होता है उत्पादन प्लस विनिमय पर काम करता है। उत्पादन प्लस विनिमय, उत्पादन किसका, सेवाओं का, विनिमय किसका, इसमें सेवाओं को पहुंचाने के लिए, जो दूरी कम करने के लिए परिवहन, संचार और व्यापार को अपनाया जाता है। जबकि यहां पर क्या क्या आता है, यह बेसिकली काम करती है अनुसंधान पर प्लस सूचना पर। और यहां पर तीन इसके फैक्टर काम करते हैं। पहले होता है सूचनाओं का उत्पादन, फिर जो उत्पादन कर ली सूचना का भंडारण, और फिर सूचना को जहां पहुंचाना है वहां उसका सूचना का प्रकीर्णन। तो यानी यहां पर ये एक तरीके से विशेषकर इससे आगे का विशिष्ट काम है, जहां पर अनुसंधान और ज्ञान यानी वैज्ञानिक ज्ञान, सूचनाओं पर, इंफॉर्मेशन पर आधारित है। तो सूचनाओं का उत्पादन, भंडारण, प्रकीर्णन। इसलिए यहां पर क्या आते हैं उदाहरण, इसके आप काम दे दीजिए, नलसाज, डॉक्टर, वकील, आप बैंक इसमें काम कर सकते हैं। नलसाज के अलावा आप क्या काम कर सकते हैं, जैसे बिजली कर्मी, ये इसमें काम ले सकते हैं आप। अध्यापक भी दिला सकते हैं। जबकि यहां पर क्या होगा, यहां पर काम आएगा अस्पताल का बाबू आएगा, आपके विद्यालय का बाबू जो होगा वो भी चतुर्थक में होगा, क्योंकि आपका सीधा संबंध नहीं है, स्टूडेंट का सीधा संबंध नहीं है। अच्छा, और क्या होगा, जो ब्रोकर होगा, दलाल होगा, वो इसमें आएगा, LIC का एजेंट होगा वो भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तृतीयक व्यवसाय है, तो दोनों सेवा सेक्टर, लेकिन इसमें प्रत्यक्ष सेवा है, इसमें अप्रत्यक्ष सेवा है, इसमें उपभोक्ता का सीधा संबंध होता है, इसमें सीधा संबंध नहीं होता है। ये उत्पादन विनिमय पर आधारित है, ये अनुसंधान और सूचना पर आधारित है, और इस तरीके से आप इसके उदाहरण दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पृष्ठ प्रदेश के अर्थ को बताएं। देखिए पृष्ठ प्रदेश क्या होता है, पृष्ठ प्रदेश का मतलब देखिए आप यूं समझिए, एक क्वेश्चन आया था 2018 के अंदर कि अगर आप राजस्थान के व्यवसायी हैं तो आप किस बंदरगाह को यूज करेंगे। तो यहां पर एक बंदरगाह है, उसका नाम है,
अगर आप राजस्थान के व्यवसायी हैं तो आप किस बंदरगाह को यूज करेंगे? तो यहां पर एक बंदरगाह कांडला, तो कांडला बंदरगाह यह राजस्थान के व्यापारी को सेवा प्रदान कर रहा है। तो पृष्ठ प्रदेश का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो पतन होता है वो जितने क्षेत्र के अंदर अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है वह क्षेत्र उसका पृष्ठ प्रदेश कहलाता है। जैसे कोलकाता है, कोलकाता है तो यहां पर, लेकिन कोलकाता यहां पर नेपाल को और भूटान को भी सेवाएं, क्योंकि ये स्थलबद्ध देश है, इनके पास समुद्री सीमा नहीं है, तो इनको भी अपनी सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। तो ये इसका पृष्ठ प्रदेश नेपाल और भूटान तक चला जाता है। किसका? कोलकाता का। समझिए आप। तो पृष्ठ प्रदेश का मतलब होता है कि कोई पतन जितने क्षेत्र तक अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है उसे पृष्ठ प्रदेश कहते हैं। जैसे कोलकाता बंदरगाह स्थलबद्ध देश नेपाल और भूटान को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है तो उसका पृष्ठ प्रदेश वहां तक कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, संसार के कुछ देशों में मानव विकास के निम्न स्तर होने के कारण बताइए। देखिए आप इसको यूं समझ सकते हैं कि विश्व में कई देशों के मानव विकास रिपोर्ट के अंदर उनका स्थान पीछे है। तो आप ये समझिए, भारत को लेते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था काफी बड़ी है, पता ही है, लेकिन फिर भी वो श्रीलंका से पीछे है। क्यों? क्योंकि मानव विकास रिपोर्ट इस तरीके से जारी की जाती है कि वहां जो भी देश है उसकी तमाम जनसंख्या है, जनसंख्या जो अमीर से अमीर या गरीब से गरीब, वहां तक आपकी शिक्षा पहुंचनी चाहिए, वहां पर स्वास्थ्य पहुंचना चाहिए और उनकी प्रति व्यक्ति आय भी अच्छी होनी चाहिए। तो यह निम्न स्तर होने के कारण ये लिख सकते हैं आप कि जो देश बड़े होते हैं या जिन देशों में जनसंख्या ज्यादा होती है वहां के संसाधनों पर दबाव पड़ता है तो वहां पर प्रत्येक नागरिक को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है, पहला कारण। और फिर दूसरा लिख सकते हैं, इसमें उदाहरण दे सकते हैं आप भारत, है ना। दूसरा एक लिख सकते हैं कि जिन देशों के अंदर जनसंख्या दबाव ज्यादा होता है वहां पर संसाधनों पर अधिक दोहन होने से वहां पर जो योजनाएं होती है, सरकार की योजनाएं नहीं मिल पाती है, जिससे उनका जीवन स्तर कमजोर रहता है, जिससे अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य है और प्रति व्यक्ति आय भी अच्छी नहीं हो पाती है, तो वहां पर उनका मानव विकास रिपोर्ट गिर जाती है। इस कारण ही भारत जो है वो बड़ी अर्थव्यवस्था होने के कारण भी श्रीलंका है या फिर टोबैको है या फिर ट्रिनिडाड है, इन देशों से पीछे हैं। तो यहां पर कारण यही होगा कि प्रत्येक नागरिक को शिक्षा न मिल पाना, प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अच्छा स्तर नहीं मिल पाना, सुविधा नहीं मिल पाना, सरकार की योजनाओं के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की जो प्रति व्यक्ति आय है वो निम्न रहना या अच्छी नहीं होने पाना, या अमीर या गरीबी का स्तर जो अंतर है उसमें बहुत ज्यादा अंतर होना, ये सब मानव विकास रिपोर्ट में निम्न स्तर के कारण है। मुख्य श्रमिक एवं सीमांत श्रमिक में क्या अंतर है? देखिए, मुख्य श्रमिक हम कह सकते हैं कि वो श्रमिक कहलाते हैं जिनको 100 वर्ष में 183 दिन या 6 महीने का काम मिलता है, वो मुख्य श्रमिक में आता है। और सीमांत श्रमिक वो होते हैं जिनको वर्ष में 183 दिन या 6 महीने का काम नहीं मिलता है, वो आते हैं सीमांत श्रमिक में आते हैं। ठीक है, तो ये आपका हनुमानगढ़ का जो बेटा पेपर हो चुका है, अपने एक नंबर के क्वेश्चन कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मैंने प्रत्येक क्वेश्चन को केवल क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया, उससे जुड़े क्वेश्चनों को बताने का भी आपको कोशिश करी है। और आप वीडियो को देखिए, समझिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ये आपका साथ यूं ही बना रहा तो मैं आपके लिए हमेशा कोशिश करता रहूंगा और मुझे उम्मीद है कि हम अपनी मंजिल को जरूर प्राप्त करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।